हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। आज हमारी ये दूसरी क्लास है हिंदी की और हमने हिंदी शुरू करी है। एक क्लास हमारी हो चुकी है, समाज से हमने स्टार्ट किया था। समाज हम दो क्लास में अपना कंप्लीट करेंगे। एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने समाज की कुछ डेफिनेशन जानी, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में डेफिनेशन पूछी जाती है, उसका बेसिक हमने जाना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है समाज का। ठीक है। इसके अलावा हमने ये जाना कि समाज कब 4 प्रकार का होता है, कब 6 प्रकार का होता है, किस कंडीशन में 4 का होगा और किस कंडीशन में 6 का होगा। इसके अलावा हमने समाज के 3 भेद पढ़ चुके हैं। ठीक। अब आज हम चौथे समाज का चौथे भेद से अपने स्टार्ट करेंगे, कर्मधारय समाज से। कर्मधारय नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, कर्मधारय का मतलब, कर्म मतलब काम और धारय मतलब धारण करने वाला। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान हम उस काम के आधार पर करते हो। जैसे कि आपने अक्सर बस स्टैंड पर जाते होंगे तो आपने सुना होगा वो पान वाला। क्या उसका, उस पान वाले का क्या अपना नाम नहीं है? नाम उसका होता है, लेकिन हम उसको काम के आधार पर जानते हैं। तो वही सेम ऐसा ही कर्मधारय, काम के आधार पर किसी को जाना जाता है। जैसे कोई लोहे का काम करता है और हम उसको कह देते हैं लोहार। उसका अपना भी नाम होता है, लेकिन उसको हम काम के आधार पर पहचानते हैं, उसको हम लोहार कह देते हैं। ठीक है। तो कर्मधारय, उसने कर्म धारण किया हुआ अपना। ठीक। जैसे हम बढ़ई कह देते हैं, जो लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ई कह देते हैं। जो मैकेनिक होता है उसको मिस्त्री कह देते हैं। जो किसी भी 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का या फिर इंजन का अगर कोई रिपेयरिंग काम करता है उसको मिस्त्री कह देते हैं। यानी कि उसने क्या कर लिया, अपना कर्म धारण कर लिया। तो ऐसे ही आज हम कर्मधारय समाज के बारे में जानेंगे। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा? सेकंड पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। ये जो समाज हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, आपकी किसी भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, जिसमें भी हिंदी का अगर सिलेबस है, उसी के लिए सफिशिएंट है। चाहे वो कांस्टेबल रैंक का हो या फिर सब इंस्पेक्टर का हो या फिर कोई भी सिविल जॉब का हो। ठीक है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ना घबराए और ईमानदारी के साथ में पढ़े। देखिए, कर्मधारय समाज से हम आज स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक। सबसे पहले कर्म और धार्य। कर्म और धार्य, कर्म बोलते काम के लिए, धार्य मतलब धारण करने वाला, जिसने अपना काम धारण कर लिया हो, उस काम के आधार पर उसकी पहचान हो रही हो। ठीक। जैसे इसका दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला पद। इसमें पूरी जानकारी हम लेंगे, बिल्कुल बेफिक्र होके आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इससे पहले एक सामान्य से इसकी ट्रिक है। जैसे रूप, रूपी, समान, जैसा, जो। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि समास 2 तरह से पहचाना जाता है। एक समास विग्रह करने पर, विग्रह मतलब उसको तोड़ देने पर, एक उसको इकट्ठा कर देने पर। देखिए, एक शब्द को जब हम कई शब्दों में बोलते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं, और कई शब्दों को हम एक शब्द में लाके खड़ा कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सामासिक पद, संपूर्ण पद या समस्त पद या फिर समास वाला पद बोल देते हैं। तो जब हम समास विग्रह हम किसी शब्द का करते हैं और उसको तोड़ने पर अगर बीच में रूप आ जाए, रूपी आ जाए, समान, जैसा, जो, अगर ये शब्द आते हैं तो हम सीधा सीधा हम कहां पहुंच जाएंगे? कर्मधारय समास, अपना राइट आंसर लगा देंगे। ये पहली पहचान है किस चीज की? कर्मधारय समास की। ये ट्रिक है, लेकिन हम ट्रिक से हटके भी जानेंगे बहुत सारी चीजें, बिल्कुल भी आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है। दूसरा पद इसका प्रधान होता है। इसको हम विशेषण विशेष्य वाला समासिक बोल देते हैं, विशेषण और विशेष्य वाला समासिक बोल देते हैं। इसके अलावा हम इसको उपमान और उपमेय वाला समासिक बोल देते हैं। अब विशेषण विशेष्य क्या होता है, ये भी एक अपना टॉपिक है हिंदी में। जब हम इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह इसके बारे में जानेंगे, लेकिन छोटी सी चीज मैं बता देता हूं विशेषण विशेष्य में, कि गुण, दोष, संकेत, चिन्ह, निशान आदि, गुण, दोष, संकेत, निशान, चिन्ह आदि अगर आते हैं तो वो विशेषण हो जाता है। क्या, कौन सा गुण होगा, कौन सा दोष, कौन सा संकेत, चिन्ह, निशान क्या होगा, ये भी हम अभी जानेंगे, है ना। ठीक। इसके अलावा जो विशेष्य होता है, विशेष्य है आधार के लिए हम विशेष्य बोलते हैं। जो विशेष्य होता है वो आधार होता है, और जो विशेषण होता है गुण, दोष, चिन्ह, निशान, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको विशेषण बोलते हैं। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य आधार होता है। बार बार रिपीट करने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप अच्छी तरह से इसको समझ लें, है ना। ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपमान और उपमेय वाला समास। उपमान उपमेय क्या होता है? उपमान का मतलब है जो पहले से ही आया हो, जिसे किसी के द्वारा नहीं बनाया गया हो। ठीक है। जिसे नहीं बनाया हो किसी के द्वारा, यानी कि प्रकृति की देन हो। जैसे मैं कह दूं सूरज, चांद, सितारे, आसमान, ये किसी के द्वारा बनाएंगे, ये प्रकृति के देन है, पहले से ही मौजूद है। इसको हम कहेंगे क्या? उपमान बोलेंगे इसको, उपमान। और उपमेय किसको कहते हैं? जो बाद में आया हो, जिसे किसी के द्वारा बनाया गया हो, उसको बोलेंगे हम क्या? उपमेय। ये भी अपना एक चैप्टर है हिंदी में, इसको भी जब हम आएंगे तो अच्छी तरह से इसको जानेंगे। लेकिन छोटी सी चीज समझ लीजिए, विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण कहते हैं गुण, दोष, संकेत, चिन्ह, निशान आदि।
वो कैसे, जैसे बुरा बालक, कमीना मंत्री, काला आदमी, है ना, ये क्या होगा, इसमें क्या आ जाता है, इसमें विशेषण आ जाता है, विशेषण और विशेष्य। अब विशेषण कौन सा होगा, जैसे कमीना मंत्री है तो इसमें विशेषण कौन सा होगा और विशेष्य क्या होगा, तो जो कमीना है वो विशेषण हो गया और जो मंत्री है वो विशेष्य हो गया, है ना। लेकिन जब हम मेन पॉइंट पाएंगे तब इसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जितना मैं बता रहा हूं उतना आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण विशेष्य आपको समझ आया। उपमान, उपमेय, जो उपमान का मतलब है जो प्रकृति के देन हो, जो पहले से ही मौजूद हो, जिसे किसी के द्वारा नहीं बनाया गया हो। और उपमेय क्या है, जो बाद में आया हो या किसी के द्वारा नहीं बनाया गया हो, वो उपमेय कहलाता है, ठीक। इसके अलावा गुण और गुणी वाला समास भी किसको कहते हैं, कर्मधारय समास को कहते हैं, गुण और गुणी वाला। जैसे ईमानदार शिक्षक, गुण क्या हो गया, गुण ईमानदार हो गया, गुणी कौन हो गया, जिसने वो उस ईमानदारी को धारण किया हुआ है, समझ आ रहा है। गुण हो गया जैसे ईमानदार है, ठीक है, ईमानदार क्या होगा, गुण हो गया। और गुणी कौन हो गया, जिसने उसको धारण किया हुआ, वो गुणी हो गया, जैसे ईमानदार शिक्षक। आगे जब इसके हम एग्जांपल्स लेंगे यानी उदाहरण लेंगे अच्छे से और समझेंगे, ठीक है। गुण और गुणी वाला समास, कर्मधारय समास। डेफिनेशन पूछी जाती है कि गुण और गुणी वाला समास किस समास के अंतर्गत आता है। आपको ऑप्शन दे सकता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। तो गुण गुणी समास किसके अंदर आता है, कर्मधारय समास के अंदर आता है। इसके अलावा कर्म को धारण करने वाला मैं आपको बता चुका हूं, जैसे हम कहते हैं नाई, नाई का काम क्या होता है, नाई का काम होता है बाल काटना। तो क्या उसका अपना कोई नाम नहीं होता, ठीक है, उसके माँ बाप ने, उसके भाई बहन ने, उसके परिवार ने, चाचा ताऊ ने उसका क्यों नाम नहीं दिया, उसको नाम होता है, लेकिन हम उसको काम के आधार पर उसको जानते हैं। काम के आधार पर जिसको जानेंगे उसको क्या कहेंगे, कर्मधारय समास, है ना। जिसको कर्म जिसने धारण किया हो तो कार्य को धारण करने वाला। इस तरह से प्रश्न बनता है कि कर्म को धारण करने वाला समास किस समास के अंदर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन वही लग देगा, समझ लो कि बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाए कर्मधारय समास, क्योंकि कर्म को धारण कौन करता है, कर्मधारय समास करता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम आते हैं आगे, उदाहरण देख लेते हैं। हमने अब तक जो जाना उसके हम उदाहरण देख लेते हैं, क्या उसके एग्जाम्पल्स बनते हैं। देखिए चाय वाला, चाय वाला, देखिए मोहन है, सोहन है, रामू है, कोई भी है, वो चाय बेचता है। कहाँ, किसी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे या फिर लोकल गांव में कहीं भी वो चाय बेचता है। कौन, रामू, मोहन, सोहन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम उसको उसके नाम से नहीं पहचान रहे, हम उसको कह रहे हैं ए चाय वाले। यानी कि सोचो मैं हूं, मैं चाय बेच रहा हूं, है ना, मैं चाय बेच रहा हूं और आप आए मेरे पास, आप मुझसे बोले ए चाय वाले एक कप चाय दे, तो क्या मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा नाम है। आप चाहो तो मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, लेकिन आपने मुझे मेरे नाम से ना बुला के आपने मुझे मेरे काम के आधार पर मुझसे बोला कि चाय वाले, यानी कि मैं चाय का काम करता हूं, चाय बनाता हूं, तो मैं क्या हो गया, मैं चाय वाला हो गया। तो चाय वाले का मतलब क्या होगा, कार्य को धारण करने वाला, यानी कि कौन है, चाय वाला, जिसने अपना कार्य धारण कर लिया, जिससे उस काम के आधार पर उसको हम पहचान रहे हैं, तो वो कौन हो गया, कर्मधारय समास में चाय वाला, ठीक है। लोहार, मैं लोहे का काम कर रहा हूं, ठोकने पीटने का लोहे का काम करता हूं, मैं लोहे का औजार बनाता हूं। आप मेरे पास आए, मुझसे बोले हे लोहार, आप चाहो तो मेरे नाम से पुकार सकते हो, ये नाजिम लोहे का कुछ दे दीजिए, लेकिन नहीं, आपने कहा हे लोहार ये चीज दीजिए, तो आपने मुझे मेरे काम के आधार पर जाना, ठीक है, नाम के आधार पर नहीं बल्कि मेरे काम के आधार पर, यानी कि कार्य को धारण करने वाला लोहार, ठीक। इसके अलावा जल्दी, जल्दी यानी कि जल को धारण करने वाला, जैसे मगरमच्छ है, हमेशा पानी में रहता है, जल में रहता है, यानी कि उसने जल को धारण किया हुआ है, तो क्या हो गया, जल्दी, जल को धारण करने वाला, ठीक। इसके अलावा ईमानदार शिक्षक, ईमानदार शिक्षक, शिक्षक कौन है, ईमानदार है, यानी कि शिक्षक, अगर मैं कोई शिक्षक हूं, अगर मैं शिक्षक हूं, मैं ईमानदार हूं, यानी कि मैं गुणी हूं, मेरे अंदर गुण, कहते हैं बहुत गुणी व्यक्ति है, क्या है, बहुत गुणी व्यक्ति है, व्यक्ति यानी कि उसके अंदर गुण है बहुत अच्छे अच्छे, तो ईमानदार शिक्षक, गुण और गुणी वाला समास, ईमानदार शिक्षक। शिक्षक कैसा है, ईमानदार है, यानी कि उसका गुण बता रहे हैं, गुण क्या है, ईमानदार है, बेईमान है, ठीक है, तो गुण और गुणी वाला समास ईमानदार शिक्षक, ठीक। वीर पुरुष, वीर पुरुष, पुरुष कैसा है, वीर है, महान है, तो ये क्या हो गया,
ये भी गुण और गुणी में आ गया। ठीक है, किसमें आ गया? गुण और गुणी में, वीर पुरुष। इसके अलावा महात्मा, महात्मा महान है जो आत्मा, मैंने आपको बताया था क्या कि कर्मधारय समास की कुछ ट्रिक है। वो क्या है? रूप रूपी समान जैसा, जो अगर किसी भी समासिक शब्द को विग्रह करने पर समान जैसा रूप रूपी अगर ये शब्द आ जाए तो क्या होगा? वह समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। ऐसे ही हमने महात्मा का समास विग्रह किया, महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, जो आ गया, जो किसमें है? कर्मधारय समास में है। हमारी ट्रिक है क्या है? जब हम समास विग्रह करते हैं तो रूप रूपी समान जैसा, जो अगर ये शब्द किसी भी समासिक शब्द को समास विग्रह करने पर आते हैं तो क्या हो जाता है? हो जाता है कर्मधारय समास। और महात्मा को हमने समास विग्रह किया, महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, जो आ गया, इसका मतलब कहां पहुंच गया? कर्मधारय समास में पहुंच गया। ये उदाहरण किसका हो गया? कर्मधारय समास का हो गया। ठीक है, इसके अलावा कमीना मंत्री, मंत्री कैसा है? कमीना है। और ये कड़वी सच्चाई है, हमारे भारत देश में लगभग ज्यादातर, सभी के लिए नहीं बोलूंगा, बहुत ईमानदार भी है, बहुत ज्यादा ईमानदार भी है, हर पार्टी में है, और हर पार्टी में बेईमान भी है, कमीने भी है। ठीक है, तो कमीना मंत्री, कैसा मंत्री? कमीना मंत्री। कमीना क्या हो गया? कमीना विशेषण हो गया, यानी कि गुण हो गया उसका। कैसा है? कमीना है। दोष हो गया, गुण यानी कि अच्छा, दोष, ठीक है, संकेत चिन्ह निशान यानी कि उसके बारे में बताया गया है। विशेषण का मतलब है उसके बारे में इशारा करना। कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसके अगर उसके बारे में इशारा करते हैं, उसकी हम पहचान बताते हैं कि वो कैसा है, उसकी जानकारी उसको हम देते हैं, तो वो विशेषण हो जाता है। जैसे कि क्या है? कमीना मंत्री। क्या चीज? देखिए, कमीना मंत्री, कमीना, कमीना हो गया विशेषण और मंत्री हो गया विशेष्य, यानी कि विशेषण विशेष्य वाला समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम बहुत महान आत्मा। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, है ना, जो किसमें आ जाएगा? जो आ जाएगा कर्मधारय समास में। पुरुषोत्तम का मतलब है, जब हम पुरुषोत्तम का समास विग्रह करेंगे, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में है जो उत्तम, जो आ गया, जो आ गया तो कहां पहुंच गया? कर्मधारय समास में पहुंच गया। और यही इसका राइट आंसर बन गया। परीक्षा में पूछा जाता है बहुत, ये जितने एग्जाम्पल है ये वही एग्जाम्पल है जो ज्यादातर अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पिछले लंबे समय से पूछे जा रहे हैं और आगे भी ये कंटिन्यू परीक्षाओं में आते रहेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। 100% परीक्षाओं में कुछ नहीं होता, पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। ठीक, इसके अलावा चंद्रमुख, मैंने आपको उपमान, उपमा के बारे में बताया कि उपमान वो होता है जो पहले से आया हो, जो प्रकृति की देन हो, जो किसी के द्वारा ना बनाया गया हो। जैसे चंद्र है, यानी कि चंद्र मतलब चांद, प्रकृति की देन है, पहले से ही है, किसी के द्वारा नहीं बनाया गया। और मुख क्या है? मुख किसी के द्वारा बनाया गया है। अब ये मत पूछना कैसे बना। ठीक, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र जैसा मुख, है ना, तो जैसा समान किसमें आ जाएगा? कर्मधारय समास में आ जाएगा। यानी कि उपमान उपमेय वाला समास, ये चंद्रमुख किसमें चला जाएगा? उपमान उपमेय में चला जाएगा, है ना, उपमान उपमेय वाला समास चंद्रमुख। ठीक, कौन सा है? कर्मधारय समास है। इसके अलावा कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन है, तो किसमें आ जाएगा? ये भी आपका कर्मधारय समास में आ जाएगा, यानी कि उपमान उपमेय की यहां बात कर रहा है। ठीक, कमल नयन। इसके अलावा एक नोट लिखा हुआ है, आप इसे अपनी कॉपी में कंटिन्यू उतारते रहें। ठीक, जब विकल्प में बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों आ जाए, बहुत सारे उदाहरण ऐसे होते हैं, बहुत सारे शब्द हमारे समास के ऐसे होते हैं जो कर्मधारय के भी होते हैं, बहुब्रीहि के भी होते हैं और तत्पुरुष के भी होते हैं। और ऐसे में ऑप्शन आ जाए बहुब्रीहि भी, कर्मधारय भी और तत्पुरुष भी, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी होती है? सबसे पहले सबसे राइट आंसर कौन सा माना जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो जहां बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास आ जाए और वो दोनों के उदाहरण हो, बहुब्रीहि के भी हो और कर्मधारय के भी हो, तो राइट आंसर बहुब्रीहि समास होगा, ना कि कर्मधारय। अगर बहुब्रीहि समास नहीं है और कर्मधारय समास है तो कर्मधारय समास आ जाएगा, और कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास है तो वहां क्या जाएगा? वहां तत्पुरुष कर्मधारय समास आ जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं, थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि
उसके बाद कर्मधारय, और उसके बाद कौन सा, तत्पुरुष समास। ठीक है, अब ये देखिए, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि कुछ एग्जांपल्स हमारे, कुछ शब्द समझ के जो कुछ शब्द होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बहुब्री के भी होते हैं, कर्मधारय के भी होते हैं और तत्पुरुष के भी होते हैं। जब ऑप्शन में तीनों आ जाए तो क्या पॉसिबिलिटी होगी आंसर आपके लगाने की, तो सबसे पहले वो बहुब्री का उदाहरण होगा, राइट आंसर माना जाएगा। अगर बहुब्री नहीं है सॉरी, कर्मधारय और तत्पुरुष है तो कर्मधारय राइट आंसर माना जाएगा। ठीक, और अगर तत्पुरुष, फाइनल पे फिर लास्ट में है तत्पुरुष। अगर बहुब्री और तत्पुरुष है तो पहले बहुब्री माना जाएगा और बाद में तत्पुरुष माना जाएगा, और कर्मधारय और तत्पुरुष है तो पहले कर्मधारय माना जाएगा, बाद में बहुब्री तत्पुरुष माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसकी पॉसिबिलिटी आप बनाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे नोट आप लिख लिया, जब विकल्प में बहुब्री समास व कर्मधारय समास दोनों हो तब सही उत्तर बहुब्री समास होगा, उसके बाद कर्मधारय समास होगा। ये मैं आपको बता चुका है ना। इसके अलावा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगला समास नंबर 5, द्विगु समास। बहुत अच्छा समास है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको पहचान सकते हो, पकड़ सकते हो। यानी कि वह समास जिसमें भी कोई ऐसा शब्द है जिसमें भी संख्या का आपको आइडिया हो रहा हो, संख्या का आपको पता लग रहा हो कि इस शब्द को बोलने पर एक संख्या का पता लग रहा है, तो वो द्विगु समास में आ गया। अक्सर मिस्टेक कहां होती है, जब परीक्षा में द्विगु समास और द्वंद्व समास आ जाता है एक साथ ऑप्शन में, तो द्विगु और द्वंद्व में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का लगभग समान है, द्विगु द्वंद्व। ठीक है, दवात दवात और दोनों उसी से शुरू हो रहे हैं, तो द्विगु और द्वंद्व में हम भूल जाते हैं कि कौन सा द्विगु होगा कौन सा द्वंद्व होगा। इसकी एक छोटी सी ट्रिक आप देख लीजिए। द्वंद्व समास योजक चिन्ह आता है जिसमें और आ जाए, है ना, गिनती हो, विपरीत शब्द आ जाए, आवर्ती पुनरावर्ती आ जाए, मैंने आपको पिछले उसमें बताया था। इसके अलावा जो द्विगु होगा इसमें दूसरा पद इसका प्रधान होगा, और क्या होगा, प्रथम जो शब्द होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। ठीक, इसके अलावा जिसमें समूह का पता लग जाए, है ना। लेकिन हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि इसकी पहचान कैसे करोगे। देखिए पहचान कैसे करनी है, पहचान हमको ऐसे करनी है, द्विगु शब्द, है ना, ये द्विगु शब्द लिखा हुआ है और यहां मैं द्वंद्व लिख देता हूं। ठीक, देखिए द्विगु में मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, और संख्या, जहां द्विगु संख्या का मतलब छोटी की मात्रा, जैसे 3, है ना, 3 में क्या है, छोटी की सॉरी बड़ी की मात्रा लगती है, लेकिन होता क्या है, मात्रा लग रही है ना, तो मात्रा के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं द्विगु समास। जब संख्या आ जाए, नंबर आ जाए, मात्रा। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे सप्ताह, 7 दिन होते हैं सप्ताह में। ठीक, सप्ताह यानी कि समूह है, 7 दिन का समूह, समूह किसमें आ जाएगा, द्विगु समास में आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा दशक यानी कि 10 वर्ष का एक जो दशक बोलते हैं, 10 वर्षों को हम दशक बोल देते हैं, यानी कि समूह की बात कर रहे हैं हम। शताब्दी, 100 वर्ष, शताब्दी किसको बोलते हैं, 100 वर्षों के समूह को बोलते हैं, समूह की बात होगी शताब्दी। करोड़पति, जिस आदमी के पास 1 करोड़ रुपया आ जाता है, यानी कि एक एक रुपया का एक समूह बना के इकट्ठा करते हैं 1 करोड़ का, तो करोड़पति हो गया, यानी कि समूह की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, करोड़पति, और संख्या भी है करोड़पति, भाई पैसे की बात आ रही है ना। इसके बाद चवन्नी, चवन्नी, चवन्नी में 4 आने, है ना, 4 आना, 4 आना बोलते हैं ना, 4 आने, है ना, चवन्नी। ठीक, तो चवन्नी क्या है, संख्या की पता लग रही है इसमें। और पंजाब, पंजाब, पंजाब से 5 का थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा है। पंजाब, जब हम पंजाब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम 5 बोल रहे हैं, तो पंजाब यानी कि 5 नदियों का समूह किसको बोलते हैं, पंजाब के लिए बोलते हैं 5 नदियों का समूह, है ना। इसके अलावा एक दंत, एक दंत वाला, कौन, एक दंत, एक दंत में डायरेक्ट ही एक दिखा दिया है ना, एक दंत यानी कि इसमें एक ऑलरेडी लगा हुआ। जहां भी संख्या आ जाए, जहां भी समूह का पता लगे, वो द्विगु समास है। ठीक है, और हम कंफ्यूज कहां होते हैं, कंफ्यूज हम ऐसे होते हैं कि ये द्विगु का है द्वंद्व का है। तो अगर मात्रा, अगर संख्या आ जाए, कोई संख्या का है, समूह का आ जाए, तो वो द्विगु और द्विगु याद करने की क्या ट्रिक है, याद करने की मात्रा लगी होगी द पे, छोटी ई की मात्रा, है ना, जिसमें मात्रा होगी वो संख्या, और जो मात्रा नहीं है वो द्वंद्व में चला जाएगा, यानी कि विपरीत वाले में, और तथा, च, अथवा वाले में। ठीक है,
इसके अलावा दोपहर, दोपहर में 2 है, चौराहे में चौराहा, यानी कि 4 राहों का जो समूह होता है चौराहा बोलते हैं, और चौराहा में भी 4 आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा सड़ानन, 6 मुंह वाला सड़ानन, सड़ यानी कि सड़ मतलब 6 की बात कर रहा है ना। इसके अलावा चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला, चतुर्भुज 4 भुजाओं की बात कर रहा है। इसके अलावा त्रिकोण, 3 कोण है ना, त्रिकोण 3 की बात कर रहा है तो 3, दो राहा, ठीक है, 2 राहों वाला, 2 राहा, पंचवटी, ठीक, पंच यानी कि 5। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप करना चाहो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और अगर आप नहीं करना चाहते तो यकीन मानिए इससे ज्यादा आपके लिए कुछ हार्ड नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, 5 समास हो चुके हैं, और इसके अलावा जब हमने समास पढ़े थे 4 और 6, जब 4 होते हैं तो क्या होता है, द्विगु और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के अंदर चले जाते हैं, तब होते हैं 4, और जब ये बाहर हो जाते हैं तब होते हैं 6। अंदर क्यों जाते हैं, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु समास का उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष का भी बाद वाला पद प्रधान होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं समानाधिकरण और व्याधिकरण। ये 2 क्यों आते हैं तत्पुरुष के अंदर, ये भी जान लेते हैं। समानाधिकरण का भेद है समान आधार, यानी कि आधार समान है। समान कैसे, क्योंकि दोनों इसके बाद वाला पद प्रधान है, तत्पुरुष का भी, कर्मधारय का भी और द्विगु का भी। अब हम चलते हैं फाइनल समास, यानी कि समास नंबर 6। कौन सा है, तत्पुरुष समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में लगभग ज्यादातर इसी से पूछा जाता है ना। अब देखिए तत्पुरुष समास, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा द्वितीय या बाद वाला, दूसरा द्वितीय या बाद वाला, ठीक है। अब देखिए इसके 2 भेद होते हैं और 8 उपभेद होते हैं। 2 भेद कौन से होते हैं, 2 भेद होते हैं, पहला समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। समान अधिकरण के भी 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक कर्मधारय तत्पुरुष और दूसरा द्विगु तत्पुरुष। क्यों होते हैं समान अधिकरण, आप इससे समान अधिकरण से आप पढ़ने पर आपको समझ भी आ रहा होगा। समान अधिकरण, अधिकरण मतलब एक आधार, समान मतलब समान आधार, समान आधार वाला क्या है, जिसका समान आधार क्यों है, समान आधार ये है क्योंकि इनका बाद वाला पद प्रधान है, इन दोनों का बाद वाला पद प्रधान है, और इसमें ठीक है, इसलिए समान अधिकरण। अब आ जाते हैं व्याधिकरण के 6 प्रकार होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अप्रदान, संबंध और अधिकरण। ये कारक चिन्ह होते हैं। जब कारक का एक अपना टॉपिक है हिंदी में, जब इस पाएंगे तो इसके भी अच्छे से इसको पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष, जब हम समास विग्रह करने पर को अगर बीच में आ जाए तो वो कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा कर्म तत्पुरुष का उदाहरण। जब हम करण तत्पुरुष के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें से और के द्वारा समास विग्रह करने पर आएगा। जब हम संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण देखेंगे तो के लिए और साथ समास विग्रह करने पर आएगा। जब हम अप्रदान तत्पुरुष देखेंगे तो से अलग होना यानी कि पृथक होना, यानी कि ऐसे कह सकते हैं हम, जैसे कोई इंसान जीवित है और उसके प्राण निकल जाए यानी कि वो मृत हो जाए, यानी कि मर जाए, यानी कि प्राण निकल के कोई चीज अलग हो गई। जैसे मैं दीवार पे खड़ा हूं और गिर गया, ठीक है, अलग हो गया। जैसे पेड़ पे पत्ता लगा हुआ है और पत्ता टूट के नीचे जमीन पे गिर गया, यानी कि पहले पेड़ पे था अब वो जमीन पे गिर गया, यानी कि अलग हो जाना, पृथक हो जाना, है ना। वो कहां जाएगा, वो अपदान में आ जाएगा, अलग हो जाना, पृथक हो जाना, ठीक। इसके अलावा संबंध, संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ये शब्द अगर आ जाए तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा संबंध तत्पुरुष, है ना। इसके अलावा अधिकरण तत्पुरुष में, पे और पर, ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करना, क्रम। देखिए जब हम कारक पढ़ेंगे तो उसमें हम ये जानेंगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए या के साथ, है ना, संप्रदान के लिए या साथ, अधिकरण संप्रदान अप्रदान से अलग होना है, पृथक होना, अधिकरण में पर, है ना, और संबंध का के की अधिकरण में पर, और एक होता है लास्ट में संबोधन, ठीक है, जो समास में नहीं आता, और कर्ता नहीं आता और संबोधन नहीं आता, ठीक है। चलिए यहां तक जान लिया। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। देखिए कन्यादान, आप अक्सर जब शादियों में जाते होंगे, आपके यहाँ कार्ड आता होगा तो आप शादियों में जाते होंगे और वहां आपके परिवार वाले या आप या आपके यार दोस्त आपसे कहते होंगे कि चलिए यार कन्यादान कर ले, है ना। कन्यादान, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं
तो अक्सर हम इसको गलत कर देते हैं पेपर में। कैसे करते थे? जब हम इसको समास विग्रह करते हैं हम पढ़ते हैं कन्यादान, कन्या के लिए दान या कन्या का दान। दो चीज होती है, एक तो होता है कन्या का दान, एक होता है कन्या के लिए दान। तो राइट कौन सा है, कन्या के लिए दान या फिर कन्या का दान? अक्सर हम परीक्षा में गलती कर देते हैं और हम लगाते थे कन्या के लिए दान। मेरे भाइयों मेरे साथियों, कन्या के लिए दान नहीं होता बल्कि कन्या का दान होता है। क्या होता है? कन्या का दान। यानी कि का क्या आ गया, का आ गया, यानी कि संबंध कहां है, संबंध इसमें तत्पुरुष समास हो गया कन्यादान में। ठीक है, क्या आ गया, का आ गया, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, आल्य बोलते घर के लिए, जो विद्या का घर होता है, विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य। के लिए कहां है, के लिए है संप्रदान में, यानी कि के लिए इसमें आ गया, के लिए। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो गया विद्यालय। इसके अलावा हिमालय, हिमालय हिम का आल्य या फिर हिम के लिए आल्य, क्या कहेंगे, हिम का आल्य, आल्य मतलब हिम का बर्फ का घर या फिर बर्फ के लिए घर। क्या होगा, बर्फ का घर हो गया, क्या, बर्फ का घर। का आ गया, का मतलब है संबंध तत्पुरुष समास हो गया, का मतलब संबंध तत्पुरुष समास। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त यानी कि रोग से घिरा हुआ, से आ गया, है ना। से कहां है, से है करण तत्पुरुष में और किसमें है, अपादान तत्पुरुष में। तो कौन सा है, करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, लेकिन यहां मैं लिख देता हूं पहले से। ठीक है, रोग से ग्रस्त। अब कौन सा होगा ये आपको देखना है कि करण तत्पुरुष होगा या फिर अपादान तत्पुरुष होगा। मैं अपादान की फिर एक बात बता देता हूं, से अलग होना या फिर पृथक हो जाना, अलग हो जाना, पेड़ से पत्ते गिर जाना। ठीक है, बल्ब लगा हुआ है और होल्डर में टूट के नीचे गिर जाना, आप दीवार पे खड़े हो दीवार से आप गिर जाना, हालांकि ऐसा ना होना चाहिए लेकिन फॉर एग्जाम्पल है ना। ठीक, इसके अलावा अब आपको क्या बताना है, रोगग्रस्त। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि रोगग्रस्त किसका उदाहरण है। से आया, वो करण तत्पुरुष में आएगा या फिर किस में आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष में आ जाएगा। बताइए आप किस में आएगा ना, कमेंट बॉक्स में बताइए। रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग में मुक्त या फिर रोग से मुक्त, है ना। क्या होता है, जब हमें बुखार आ जाता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमको बुखार आ जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां से दवाई लेकर आते हैं, और कुछ टाइम दवाई खाने के बाद, एक दो दिन खाने के बाद हमारा क्या हो जाता है, सपोज करो बुखार था हमें, हम डॉक्टर के पास गए, हमें बुखार था, हम डॉक्टर के पास गए, हमने दवाई लेकर आया डॉक्टर से और हमने उस दवाई को खा लिया। अब हमारा जो बुखार था, बुखार की हम दवाई लेकर आए, अब हमारा बुखार उतर गया, क्या होगा, रोग से हम मुक्त हो गए, यानी कि अलग हो गए, रोग से अलग हो गए तो कहां आ गया, अपादान तत्पुरुष आ गया। ठीक है, रोग से मुक्त हो गए हम, अपादान तत्पुरुष हो गया, किसी चीज से अलग हो जाना। ठीक, इसके अलावा देश निकाला, देश निकाला यानी कि देश से निकाला, कोई चीज अलग कर दी, पृथक कर दी, तो क्या हो गया, देश से निकाला। ये भी किस में आ गया, अपादान तत्पुरुष में आ गया, देश से निकाल दिया। इसके अलावा हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, के लिए। ठीक है, के लिए कहां पहुंच जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष में पहुंच जाएगा, के लिए। ठीक है, के लिए हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। भारतवासी, भारतवासी जैसे कि हम सब गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं। क्यों है, क्योंकि हम भारत में वास करते हैं, यानी कि हम भारत में रहते हैं तो हम भारतवासी हो गए। भारत में रहते हैं, में कहा गया, में आ गया भारतवासी। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर यानी कि अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो गया भारतवासी। इसके अलावा गुरु भाई, गुरु भाई, भाई क्या है, संबंध है, ब्लड रिलेशन है। अगर संबंध आता है, ब्लड रिलेशन आता है तो काके की रा रे री, गुरु भाई यानी कि गुरु का भाई, संबंध तत्पुरुष। सीधी सी बात है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे के साथ में आप इसको समझ सकते हो। इसके अलावा शरणागत, शरणागत अक्सर होता क्या है, चोर के पीछे पुलिस लग जाती है तो चोर कहां भागेगा, वहां भागेगा जहां उसको शरण मिलेगी। और शरण कहां मिलेगी, जो उस चोर का चचेरा भाई होगा, यानी कि चोर जैसा ही होगा, उसको शरण मिलेगी। तो वो कह रहे शरण आगत, यानी कि शरण में आगत, शरण में आगत, अधिकरण में पर, है ना, शरण में आगत।
शरण में आगत। जब आप पुलिस बन जाओगे, जब आप वर्दी पहन लोगे, तो आप किसी चोर के पीछे भागोगे और वो अचानक आपकी नजरों से गायब हो जाएगा, यानी कि वो शरण ले लेगा कहीं। तो जहां शरण लेगा, शरण में आगत, वो कहेगा शरण में आगत, यानी कि शरण में आगत, आप मेरे पास आ जाओ, है ना। ये भारत भ्रमण, भारत का भ्रमण, भारत भ्रमण यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक, बहुत सारी चीजें, बहुत खूबसूरती है भारत के अंदर। आप घूमो, भारत का भ्रमण करो, भारत का भ्रमण, है ना, या फिर भारत में भ्रमण। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत में भ्रमण होगा या भारत का भ्रमण होगा। ठीक, ये आपको बताना है। और आपको बताना है रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त करण तत्पुरुष है या फिर अपादान तत्पुरुष है। ठीक है, दो आपको प्रश्न हो गया आपके लिए। ठीक, हाँ, और एक पंचवटी, इसको मैं भूल गया, पंचवटी, ये आपको तीसरा प्रश्न है। पंचवटी बताना है कि पंचवटी किसका उदाहरण है, पंचवटी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है ना। इसके अलावा लोकप्रिय, जो लोक में प्रिय होता है, जैसे महात्मा गांधी जी हैं। लोक मतलब संसार। आप किसी भी देश में चले जाइए, जहां भी जाओगे, महात्मा गांधी जी का नाम लोगे तो लोग उनका आदर सम्मान करेंगे उनका, क्योंकि वो प्रिय है, वो खास है। किस लिए? काम की वजह से, उन्होंने काम ऐसे किए। ठीक है, तो लोकप्रिय, लोक में प्रिय। ठीक, में कहा जाएगा, में अधिकरण में आ जाएगा, लोक में प्रिय। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका आप आसानी से पहचान कर सकते हैं, किस आधार पर, जो मैंने आपको बताया उसके आधार पर। तो आज फाइनली आपका समास कंप्लीट हो चुका है। पहला वीडियो आपने देखा, दूसरा वीडियो भी आपने देख ला। अब करना क्या है, अब आपको यह करना है कि आपको इसको शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा। समझ नहीं आया, दोबारा देखिए, तीसरा कर देखिए, 4 बार देखिए, और फिर भी समझ नहीं आए तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7520828487। आपकी कोई भी डाउट अगर इस चैप्टर में बन रहा है तो आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। जब आप 2-4 बार देखोगे उसके बाद भी आपको समझ नहीं आएगा तो फिर हम हैं इसके लिए, यकीन मानिए, कोई डाउट नहीं रहेगा। आप इस वीडियो को भी देख लोगे तब भी। ठीक है, 2 वीडियो हुई, उसके बाद आपका समास कंप्लीट हो चुका। अब समास से आगे बढ़ेंगे अगली तीसरी वीडियो में कल से। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें। चैनल नया है तो आपका सपोर्ट चाहिए, बहुत ज्यादा। सपोर्ट कैसे होगा? सपोर्ट होगा जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, इसको शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, अन्य ग्रुपों में, सबको बताओगे कि हाँ एक चैनल है टारगेट परीक्षा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।